हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा क्रैश कोर्स का सीरीज़ स्टार्ट हो चुका है और इसी के साथ हमने मैथ्स का कुछ चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आप कह सकते हैं। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि करंट और एंड मैग्नेटिज्म, इन दोनों चैप्टर से टोटल आपको 13 मार्क्स आने वाले हैं। बहुत आसान चैप्टर है और आपको 13 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज के तो इस वीडियो में या फिर लेक्चर में हम लोग सिर्फ करंट कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिज्म पूरा कवर करेंगे। इससे कि क्या होगा, आपका 13 मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी का आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को पूरा कंप्लीट सिलेबस लिखा हुआ है जो कि एकदम ऑफिशियल है। इसको मैंने सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसका छोटा सा डेफिनेशन आप समझ लीजिए। मैं लिखने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप बस ध्यान से समझो और पॉज करके अपना डेफिनेशन लिख लेना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, आपका करंट जो है, करंट जो है वो चार्ज बाय टाइम है। सिंपल, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसी को कहते हैं, ठीक है। इसको अगर लिखेंगे अगर तो I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी हो जाएगा। क्या? I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यही तो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, इसको आप हमेशा दिमाग में रखना। अब यहाँ से आप Q इज इक्वल्स टू आई टी भी कह सकते हो, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, या फिर T इज इक्वल्स टू क्यू बाई आई, अनेक फॉर्मूला बना सकते हो। लेकिन जो मेन फॉर्मूला है वो यही है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो मैं जो भी फॉर्मूला डिराइव करूंगा उसको एक एक करके यहाँ पे लिखता भी जाऊंगा, सो दैट आप उसको रिलेट कर पाओ, ठीक है। आगे देखो, अब I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी आ गया, इसको मैंने यहाँ पे I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी छोटा सा लिखकर रख दिया, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से पढ़ते रहो। ये चीज हो गया। अब आप बोलोगे सर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, वो किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। उसका भी देख लो आप। मैंने क्या बोला, किसी भी चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल लेकर जाने के लिए जितना वर्क करना होता है, उसी के रेट को क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, और ये आपका हो जाएगा वर्क अपन चार्ज। यही मैंने बोला था ना, वर्क अपन चार्ज। तो इसको आप देखोगे तो अब ये क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। एक यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ले जाने के जितना वर्क करना पड़ता है, उसी के रेट को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक और न्यू फॉर्मूला निकला, इसको मैं यहाँ पे V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू रख देता हूँ। आप लोग ये तो नहीं सोच रहे ना कि सर एक भी क्वेश्चन नहीं करा रहे, सिर्फ आगे बढ़े जा रहे हैं। अगर ऐसी बातें हैं तो क्वेश्चन भी लेके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि कैसे ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस मैक्सिमम 1 मार्क्स के लिए आएगा। ये मत समझना कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपको 1 मार्क्स के लिए मिलने वाले हैं। एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स जो है वो आपको ज़्यादा नंबर दिलाएंगे, ठीक है। तो अगर देखना होगा तो इनके लिए एक क्वेश्चन इसके लिए ले लेते हैं और एक क्वेश्चन इसके लिए ले लेते हैं, ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ
0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फॉर 10 मिनट्स फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, बस इसी क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सॉल्व कर दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एकदम आराम से देखिए। तो ये आपका आई कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर दे दिया, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट दे दिया, और क्या पूछ रहे हैं ये लोग, चार्ज पूछ रहे हैं, चार्ज आपका कितना हुआ। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये सीधा स्थिति दिख रहा है ना, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। वी नो, हमें क्या पता है कि करंट बराबर चार्ज अपन टाइम होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। I आपका कितना आ गया 0.5 इंटू, अब आप बोलोगे सर टाइम कितना है 10 मिनट, तो क्या 10 मिनट रखेंगे क्या, नहीं, हम लोग इसका स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है टाइम का, सेकंड। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं 60 सेकंड्स, 10 मिनट में कितना होंगे 600 सेकंड्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो बस 600 यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा ये 300 कूलम, है ना, 300 कूलम आपका ये चार्ज आ गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, और एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू के लिए, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि एक क्रैश कोर्स है, तो मैं किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। फटाफट आपको उतना चीज़ मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपका एग्जाम में मार्क्स सिक्योर हो जाए, और इतना करने से एग्जाम में मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, चलो कर लो। अब अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ये क्वेश्चन भी मैं ऊपर अपडेट कर दूंगा, आप इस क्वेश्चन को भी देख लेना। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस कहीं और से नहीं, बस आपके बुक से ही मैं ले रहा हूं, जो कि एनसीईआरटी का है। ठीक है, जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा, और जिन लोगों ने अभी अभी स्टार्ट किया है पढ़ना उनके लिए काफ़ी अच्छा ये लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से बैठ के पढ़ाई करो। ठीक है, अब देखते रहो मैं कौन कौन से क्वेश्चन करा रहा हूँ, और कौन से क्वेश्चंस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, तो सबसे ये क्वेश्चन जो इसमें क्या बोला गया है कि मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम, तो यहाँ पे आपका Q इज इक्वल्स टू 2 कूलम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अक्रॉस 2.7 पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, मतलब कि V इक्वल्स टू 12 वोल्ट दे दिया गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बताओ कितना वर्क लगेगा इसके लिए। तो सिंपल सी बात है ना, वर्क बराबर हमारे पास क्या, वी नो W इक्वल्स टू क्या है, वी नो V इक्वल्स टू W बाई Q, तो W इक्वल्स टू V इंटू Q। इसलिए मैं ये सब नहीं कराना चाह रहा था, समझे क्या, सिंपल सा तो क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते थे। ठीक है, हमें और भी बड़ी बड़ी चीज़ें कवर करनी है इस एक ही लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब देखो, तो W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये V कितना है मेरे भाई 12 है, और Q कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 24। अब वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, वर्क डन यूनिट क्या होता है जूल, तो इसको 24 J लिख दो आप, काम खत्म। ठीक है, अब हम लोग, आप इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना या फिर कंसेप्ट देख लेना। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला कंसेप्ट वो है ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ जो होता है ना, वो ये दिखाता है कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है करंट के। रिमेंबर, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है करंट के। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये हम देख रहे हैं ओम्स लॉ। इसका मतलब अगर हम I को इधर लेकर आ जाए, V बाई I करें, तो इसका जो रेशियो है वो हमेशा इक्वल्स टू कांस्टेंट होने वाला है। किसी भी कंडक्टर के लिए V बाई I का रेशियो जो हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग R कहते हैं,
रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका V बाई आई इज इक्वल्स टू R, जो कि हो गया V इक्वल्स टू आई आर। दिस इज ओनली ओम्स लॉ, यही तो ओम्स लॉ है, V इक्वल्स टू आई आर, बात खत्म। इसको भी यहाँ पे एज अ फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं। यार तुम लोग सोच रहे हो कि सर इतना फास्ट फास्ट क्यों जा रहे हैं, तो कम समय के अंदर, राइट, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है, क्योंकि बाकी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, एग्जाम बहुत करीब है, इसलिए मैं फटाफट फटाफट करके निकल रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको यदि फास्ट लग रहा होगा, फिर मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप पॉज कर लेना, उसके बाद फिर आप इस चीज़ को कॉपी कर लेना। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। इस सीरीज़ के बाद हम एक नॉर्मल जेई के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च करेंगे, उसमें आराम से पढ़ेंगे ना, हम पूरा एक वीडियो ही ओम्स लॉ पे करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करके। जब भी हम जेई का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करेंगे यूट्यूब पे, उस टाइम ये ओम्स लॉ जो है ना, पूरे 40-45 मिनट सिर्फ ओम्स लॉ पे हम देंगे, ठीक है, सो डैट आप उस चीज़ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओ और फिर आगे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओ क्वेश्चंस के लिए, है ना। लेकिन अभी के लिए क्या है, कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, चलो लगे रहो। तो फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दिख रहा है, राइट, ठीक है। तो हमारा अब ओम्स लॉ भी निकल गया और रेसिस्टेंस भी आप लोग को पता चल गया। रेसिस्टेंस क्या होता है, ये किसी भी कंडक्टर के लिए उसमें जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है और करंट फ्लो करता है उसका रेशियो क्या है, रेसिस्टेंस है ना। और रेसिस्टिविटी अगर आप देखोगे कि सर रेसिस्टिविटी क्या है, तो रेसिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से रेसिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है, आई मीन राइट। जैसे कि मानो अगर मैं बोलूँ कि मेरा रेसिस्टेंस R है, तो इसके बीच में और रेसिस्टिविटी के बीच में क्या है, तो मैंने बोला रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का या किसी भी कंडक्टर एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि रेसिस्टेंस R को डायरेक्टली फर्क पड़ता है उस चीज़ से। जैसे कि R इक्वल टू हो जाता है रो एल बाई ए। आप बोलोगे सर ये रो एल क्या क्या है ये सब, तो सिंपल सी बात, ये रो जो है यही तो आपका रेसिस्टिविटी है, और ये एल क्या है, लेंथ, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब किसका एल किसका क्रॉस सेक्शन एरिया भाई, सिंपल, जो हम वायर ले रहे हैं इस वायर का जो एरिया रहेगा इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। इसका लेंथ जो है वो एल हो गया, और इसका रेसिस्टिविटी जो है ये क्या डेल्टा हो गया, ठीक है, अभी रो हो गया, आई मीन रो एल बाई ए। कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस का क्या कनेक्शन है, मैंने ये चीज़ भी आपके लिए क्लियर कर दिया है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला, आपको ये बस ध्यान रखना है। तो मैं इसको भी यहाँ पे R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए कर दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, ये एल है आपके लिए। अब फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ करंट डिपेंड्स, यही तो है भाई, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो रो पे डिपेंड करता है, ये तो डायरेक्टली हो गया है ना। ज़्यादा रेसिस्टिविटी मतलब ज़्यादा रेसिस्टेंस, कम रेसिस्टिविटी मतलब कि कम रेसिस्टेंस, और लेंथ भी और एल भी। ज़्यादा लंबा वायर अगर रहेगा तो ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया, अब मानो कि अगर ये मेरा एक वायर है, ठीक है, ये मेरा वायर है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर मैं छोटा करूं, मतलब कि इस ए को अगर मैं छोटा करूं, तो क्या होगा, ये तार लंबा ही होगा ना भाई। इसको अगर मैं पतला छोटा कर दूं क्रॉस सेक्शन एरिया, तो लंबा होगा, लंबा होने का मतलब कि रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ है, अगर ए छोटा होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ए अगर बड़ा होगा तो लेंथ कम होगा, तो भी रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो ये चीज़ें क्लियर हो गई, तो फिर हमारा ये भी हो गया। अब इस चीज़ पे भी क्वेश्चन करना है क्या, क्वेश्चन इस पे भी करके देख लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन जो है इस पे करके देख लेते हैं। सबसे पहले ओम्स लॉ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब ओम्स लॉ एक्चुअली हम लोग लगाएंगे कहाँ पे, ये भी बात आएगा। तो इसको हम लोग लगाते हैं, ओम्स लॉ कहीं पे भी लग जाएगा अगर क्लोज सर्किट है तो। अब क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट क्या है भाई, ये तो सर आपने बताया नहीं, तो मैं ये भी चीज़ें एक बार क्लियर कर देता हूँ कि ओपन सर्किट किसे कहते हैं और क्लोज सर्किट किसे कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक। क्लोज सर्किट
और ये ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब कि जहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है। सर्किट बना हुआ है, जैसे कि मानो कि ये सर्किट है, यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे एक स्विच है, और यहाँ पे एक मानो कि बल्ब है, यहाँ पे क्या ये एम्पियर है, और ये लेकिन बल्ब जल नहीं रहा है। और यहाँ पे क्लोज सर्किट मतलब कि ये भी है, बत्ती जल गई, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोज सर्किट है। अब यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है, बस इस स्विच का फर्क है, ठीक है। इसको हम लोग स्विच कहते हैं, ये स्विच है, ये आपका एम्पियर है। एम्पियर मतलब करंट मेजर करने वाला डिवाइस है। और आपका ये करंट मेजर करने वाला डिवाइस है, आप वो समझो, ठीक है। और इसे हम लोग, ये भी स्विच है आपका, और ये आपका वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज सप्लाई है। तो क्लोज सर्किट में करंट चलेगा और ओपन सर्किट में करंट नहीं चलेगा, इसलिए क्या ये बंद है। मतलब स्विच ऑन करते ही क्लोज हो जाएगा, स्विच ऑफ करते ही ओपन सर्किट हो जाएगा, बस। अब जहाँ पे भी क्लोज सर्किट आएगा उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, V इक्वल्स टू IR, ओम से लग सकता है। कहाँ पे, जब सर्किट क्लोज हो तब, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि कहाँ पे क्लोज सर्किट हो रहा है, कहाँ पे ओपन सर्किट हो रहा है, तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पे हम लोग एक बार, क्वेश्चन तो आपको ऊपर दिख ही रहा होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो, और इसको हम पहले क्लोज करते हैं, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। यहाँ पे एक भी दिया हुआ आपका 60 वोल्ट। क्वेश्चन आप ऊपर देखना, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। अगर जब सोर्स से अगर ये 4 एम्पियर करंट ले रहा है तो इसका वोल्टेज कितना होना चाहिए उस टाइम, 60 वोल्ट है, ठीक है। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट। अगर इस वोल्टेज को अगर हम लोग 120 वोल्ट कर देते हैं तो बताओ ये करंट कितना होगा, ठीक है। ये चीज़ करना है। तो इस क्वेश्चन में ना भाई मेरे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि R निकालना है यहाँ से, कि हमारा हीटर का रेसिस्टेंस कितना है, ठीक है। सबसे पहले वो निकालो। अगर एक बार ये R निकल जाएगा तो फिर R और इस V की मदद से हम I निकाल लेंगे, क्योंकि R थोड़ी ना हीटर का चेंज हो रहा है, हीटर का R तो फिक्स है, बोला था ना कांस्टेंट V/I, याद रखना, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि आपको पता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि भाई V इक्वल्स टू IR आप लगा लो। तो यहाँ पे आपका V है, I है, तो R निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो गया। तो फिर यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, V कितना है 60 और I कितना है 4, R बराबर कितना आ गया 15 ओम। और ये रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। चलो अब उसके बाद ये आ गया, तो बताओ कि इसमें करंट कितना है। तो यहाँ पे फिर अगेन यूजिंग ओम्स लॉ, फिर से V इक्वल्स टू IR। अब यहाँ पे आपका V 120 दिया हुआ है और I कितना है, I आपको नहीं पता है, R कितना है 15, अभी निकाला था ना इसका। तो I बराबर क्या हो जाएगा 120/15। इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15 6 जा 90, 15 8 जा 8, हाँ 15 8 जा होगा, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू 8 एम्पियर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर लिया हमने। तो फिर अब आगे R इक्वल्स टू रो L/A पे की एक सवाल देखते हैं, ठीक है। सिंपल सा सब चीज़ दिया रहेगा, आपको बस R निकालना होगा।
तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि है a wire of length a wire of given material having length L, a wire of given material having length L and cross section area A has a resistance of 4 ohm। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। मैं जो भी क्वेश्चंस लूंगा ना वो सारा क्वेश्चंस ऊपर अपडेट करते जाऊंगा। 4 ampere, what would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2a, तो उसका बताओ कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक वायर दिया गया है, एक वायर दिया गया है, ठीक है, जिसका की लेंथ L है और इसका रेसिस्टेंस R कितना है 4 ओम है और इसका एरिया A है। ठीक है, एरिया ए है, बस इतना ही है ना, L 4 ओम और इसका एरिया ए दे दिया क्रॉस सेक्शन एरिया। अब बताओ कि दूसरा अगर सेम मटेरियल का हम लेंगे L बाई 2 का, लेंथ मेरा L बाई 2 हो गया, तो R बताओ मेरा कितना होगा और क्रॉस सेक्शन भी सेम है तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। यहाँ से आपको पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है रो L बाई ए होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपका R कितना है जी 4 है और रो L बाई ए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये कितना है 4 इक्वल्स टू रो L बाई ए है। तब यहाँ पे अगर आपको R निकालना होगा तब क्या करोगे, अब बोलोगे कि सर R इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आप रो L बाई ए लगा लीजिए, है कि नहीं, रो L बाई लगा लीजिए। तो फिर यहाँ पे आप बोलोगे R इज इक्वल्स टू, ये तो L की जगह पे L बाई 2 है ना, तो ठीक है रो L बाई 2 ए, ये आ गया राइट। तो आप क्या बोलोगे फिर R इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा तो 1 बाई 2 रो L बाई ए, यही आया ना। तो फिर सॉरी ठीक है कोई बात नहीं, ये है तो आपका कितना हो जाएगा, ये R इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू इसका कितना है ये रो L बाई ए 4 था तो 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू 2 ओम। ठीक है, R इक्वल्स टू 2 ओम हो गया। इसको आधा किया तो ये भी 2 ओम हो गया। कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या बोला गया था ना, किसका ये भी 2A हो जा रहा है। ठीक है, इसको भी 2A करना बोला गया था, लेकिन हमने सिर्फ A कर लिया, उसकी वजह से हमारा आंसर जो है 2 ओम आया है। तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इसको 2A करते तो यहाँ पे भी हम लोग 2 लगा देते, क्या दिक्कत था, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब अगला चीज जो हमें पढ़ना है वो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। ये क्या क्या होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक बार उस चीज को भी देख लेते हैं। मतलब कि अगर एक से ज्यादा रेसिस्टर हमें कनेक्ट करना हो, है ना, तो फिर क्या कंडीशन होगा। अगर एक से ज्यादा रेसिस्टर कनेक्ट मतलब करना हो तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, तो एक पैरेलल बनते हैं और एक सीरीज बनते हैं। दोनों का केस को हम लोग अच्छे तरीके से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। जैसे कि सबसे पहले सीरीज देख लेते हैं कि किस टाइप के कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो दोनों को मैं साथ साथ लेकर चलता हूं। सीरीज कनेक्शन और ये पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे आपको बस सिंपल सा एक चीज ध्यान रखना है, अगर किसी भी दो रेसिस्टर में सेम करंट दौड़ रहा है तो फिर बोथ रेसिस्टर आर इन सीरीज। अगर अलग अलग करंट जा रहा है मतलब कि पास हो रहा है मतलब कि बोथ रेसिस्टर आर इन पैरेलल। बस इतना सा ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरा ये 3 रेसिस्टर्स है, इसको R1 बोल लो, इसको R2 बोलो, इसको R3 बोल लो, तो ये तीनों मिलकर कितना रेसिस्टेंस सप्लाई कर रहा है, मतलब कितना रेसिस्टेंस दे रहे हैं तीनों मिलाकर। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर R इक्यू मतलब कि इक्विवेलेंट,
कितने टोटल आर कितने हो रहे हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि यहाँ से जो करंट आई जा रहा होता है ना वो सब में बराबर करंट जा रहा है, राइट, थ्रू आउट द रेसिस्टर्स, इसीलिए आर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं है, आर इक्विवेलेंट हो गया। अगर सर तो फिर पैरेलल क्या होता है, तो ठीक है पैरेलल देख लो। अगर किसी भी केस में अगर रेसिस्टर्स किसी भी तरीके से अरेंज हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है किस तरीके से रेसिस्टर अरेंज है। तुमको बस एक ही चीज़ ध्यान रखना हो कि अगर जो करंट है वो रेसिस्टर्स में अगर अलग अलग करंट जा रहा है, क्या अलग अलग करंट अगर जा रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो रेसिस्टर्स पैरेलल में हो जाएंगे। जैसे मानो कि यहाँ से तो करंट गया, अब सब में करंट आई थोड़ी ना जा सकता है। मान लो कि यहाँ पे करंट I1 गया, यहाँ पे करंट I2 गया और यहाँ पे करंट I3 गया, अलग अलग करंट गया ना, है कि नहीं। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये तीनों एयर यहाँ पे ये R1 R2 एंड R3 आर पैरेलल, यहाँ पे R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज, आर इन पैरेलल और यहाँ पे आर इन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/R EQ करेंगे, राइट, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना भी दे रहेगा सबको रेसिप्रोकल करके लिख लो, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो, R1 R2 R3, ये हो जाएगा R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। तो सर अब इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, बस इसको रेसिप्रोकल करो, ये भी अपने आप रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आपका आर इक्विवेलेंट जो है निकल के आ जाएगा R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या आ गया, ये सीरीज का सिस्टम हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, और आपका पैरेलल का सिस्टम हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा होगा कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उस चीज़ को भी अब यहाँ पे हम अच्छे से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसमें बोलोगे सर इसमें क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्या, तो इसमें क्वेश्चंस जब हम करेंगे ना तो कैसा क्वेश्चंस आएगा आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। मानो कि यहाँ पे एक सर्किट है जिसमें कि दो रेसिस्टर्स R1 और R2 लगे हुए, R1 मानो कि 10 ओम है और ये मानो कि 5 ओम है, ठीक है। यहाँ पे वोल्ट है, ठीक है, मतलब वोल्टेज सप्लाई है, मानो कि ये 20 वोल्ट है। तो आपसे पूछेंगे कि बताओ इसमें करंट कितना जा रहा है, करंट क्या है, तो आपको क्या करना होगा कि इसको इक्विवेलेंट आप निकाल लो। अब देखो पहले ये कौन सा सीरीज है कि पैरेलल, तो देखने में सीरीज लग रहा है क्योंकि सेम करंट जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करके उसके बाद आप ओम्स लगा दो, V इक्वल्स टू IR। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार जब करंट आ जाएगा ना तो फिर आपसे वो लोग ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ इसमें कितना वोल्टेज लग रहा है और इसमें कितना वोल्टेज लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके लिए आप यहाँ पे V इक्वल्स टू IR लगा देना, इसके लिए फिर यहाँ पे V इक्वल्स टू IR लगा देना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे R1 लगेगा, यहाँ पे R3 लगेगा, सॉरी R2 लगेगा, जो भी है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। लेकिन करंट निकालने के लिए आपको इसका इक्विवेलेंट निकाल लेना पहले, उसके बाद फिर ओम्स लॉ लगाना। एक बार जब करंट निकल जाएगा तो फिर आप ये अलग अलग करके दोनों के लिए कितना वोल्टेज निकल रहा है वो आप निकाल सकते हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो नेक्स्ट चीज़ देखना है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब भी हम अगर हीट जनरेट होता है, जब भी करंट पास होने की वजह से, ठीक है, तो कितना हीट प्रोड्यूस होता है उस रिलेशन को यहाँ पे हमें देखना होगा। जैसे कि मानो को अगर हीटिंग इफेक्ट को अगर हम H बोले, है ना, तो जो H जो है आपका ये हो जाता है VIT, ये क्या है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो आपको पता है H को मैंने क्या कर दिया, ये हीटिंग इफेक्ट, आप इसको समझ लो, हीटिंग इफेक्ट
ये भी क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, आई करंट, टी टाइम। याद रखना टाइम हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा। तो इसको आप बोलो कि सर इसका तो कुछ और भी फॉर्मूला हो सकता है, फॉर्मूला तो बहुत हो सकते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ए चीज इक्वल्स टू, अब आपको पता है भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। आप भी बराबर डब्ल्यू क्यू भी रख दो, कुछ भी रख दो, अगर वो फिजिक्स के हिसाब से अगर सही है तो कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर भी बराबर आई आर रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंटू आई टी हो जाएगा, ये आई निकल के आ जाएगा, ये चीज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। बहुत फेमस, इस तरीके से बहुत ये इक्वेशन बहुत फेमस है, ठीक है। फॉर्मूला जो कि है एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बहुत तेज इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत कम समय के अंदर सारी चीज़ें कवर करनी है और वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है, ठीक है। और इसका एक ही पार्ट में आपका क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। अब अगला जो है पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि पावर जो है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि पावर पी जो है ये क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि वर्क बाय टाइम, इसी को तो रेट कहते हैं ना, वर्क बाय टाइम। अब तुम लोग सोचोगे सर इसका तो हमने कुछ और ही फॉर्मूला देखा था, कोई बात नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, वहां तक हम भी आ जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या हो गया, P इज इक्वल्स टू ये W बाई टी हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से भाई P इज इक्वल्स टू W, मतलब तुम्हें पता है ना W यहाँ से क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है कि V बराबर W बाई Q होता है। तो यहाँ से हम W के जगह पे V इंटू क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये तो लिखा हुआ आता है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, V के जगह W की जगह क्या लिखेंगे, V इंटू क्यू बाई टी। अब आपको पता है कि Q बाई टी जो है करंट होता है, तो गया, यही फॉर्मूला सोच रहे थे ना, P इज इक्वल्स टू वी आई होता है, यही तो फॉर्मूला है बस। तो पावर के लिए क्या आ गया, P इज इक्वल्स टू वी आई। इसका भी एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है आपका पावर के लिए, और क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वाट, ठीक है, 840 वाट आ गया। व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम, द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, व्हाट इज द करंट एंड द रेसिस्टेंस इन ईच केस। तो आपको दोनों केस में क्या निकालना है, करंट और रेसिस्टेंस निकालना है। हम आपके लिए एक पार्ट कर देंगे, अगला पार्ट आप खुद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ, आप उस चीज़ को देख लो। क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाएगा, एक पार्ट हम कर देंगे, अगला पार्ट आप ट्राई कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वाट, मतलब कि पावर जो है वो कितना दिया हुआ है, 840 वाट, ठीक है। व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन हीटिंग एट द मिनिमम, द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। अब क्वेश्चन में जो है व्हाट इज द करंट एंड द रेसिस्टेंस इन ईच केस बोल रहा है, तो हम बस एक केस को लेके कर रहे हैं, केस 1 कर ले रहे हैं। यहाँ पे करंट कितना होगा, रेसिस्टेंस कितना होगा, तो आप देख लो। पावर अगर 840 वाट है तो P इज इक्वल्स टू वी आई, तो यहाँ से आपका I कितना आ जाएगा, P बाई वी, जो कि P कितना है जी 840 और V कितना है 220, तो 0 से 0 कट गया, तो ये एम्पियर आ गया इतना। I इज इक्वल्स टू कितना आया 84 बाई 22 एम्पियर, राइट, 84 बाई 22 एम्पियर आ गया, जो कि आपका 3.82 होता है, कितना 3.82 एम्पियर होता है, ठीक है। अब आप जो सोचोगे कि सर यहाँ से आर भी तो निकालने के लिए बोल रहा है, बस ओम्स लॉ लगा दो। अब ओम्स लॉ है ना, यूजिंग ओम्स लॉ हमें क्या पता चलता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, और यहाँ पे V इक्वल्स टू आई आर जब हो रहा है तो R निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, V बाई आई कर सकते हैं, I उधर जाकर डिवाइड कर देगा, तो आपका R कितना हो गया, V कितना है, V तुम्हारा है 220 डिवाइडेड बाई I कितना है 3.82,
तो ये वोल्टेज हो जाएगा, इसको आप ये सॉरी ओम हो जाएगा, राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो ओम हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हमें ये देखना है कि इंटररिलेशन बिटवीन पी वी आई आर क्या क्या हो सकता है, राइट, इन सब के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है क्या। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तो अपना P इक्वल्स टू वी आई है, तो यहाँ पे मैंने निकाला था ना, अगर P इक्वल्स टू वी आई आपको दिख रहा है तो P इज इक्वल्स टू वी आई हो गया, राइट। तो P इक्वल्स टू V के जगह पे हम ये ओम्स लॉ लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आई आर इंटू आई, है ना। तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो एक ये भी रिलेशन निकल के यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा। अब आप देखोगे यहाँ पे कि सर इसको अगर अलग तरीके से अगर हम देखें तो P इज इक्वल्स टू अगर हम वी आई देखते हैं और इस बार V के जगह पे ना रख अगर हम I की जगह पे रख दे तो कोई बात नहीं, V इंटू आई कितना होता है यहाँ से V बाई आर, तो V बाई आर हो गया, तो P इज इक्वल्स टू क्या होगा, V स्क्वायर बाई आर। तो यही सब है डिफरेंट इंटररिलेशन बिटवीन PV और IR के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया कोई बात। अब आपसे V देकर R देकर P पूछेंगे तो ये ऐसे निकाल लेना, अगर I देकर R पूछेंगे तो ऐसे निकाल देना, और डायरेक्ट V और I दे देंगे तो ऐसे निकाल लेना, कोई दिक्कत। लेकिन जो बेस फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू वी आई, ये आपको याद रखना होगा। अगर आप इतना याद रखोगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने ये भी देख लिया, कोई दिक्कत। अब डायरेक्ट आप क्वेश्चंस बनाना शुरू करो, जहाँ पे भी डाउट हो भाई हमें याद कर लेना। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट हम सॉल्व कर दें। अगर आप चाहते हो कि हम इसके लिए भी एक ये क्वेश्चन किया तो हमने पावर से रिलेटेड, है ना। ठीक है, चलिए फिर, और हाँ एक बार लास्ट रिविजन देख लो, हमने क्या क्या किया। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, ये कर लिया। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये भी कर लिया। V इक्वल्स टू आई आर हो गया, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है, P इक्वल्स टू वी आई होता है। सीरीज और पैरेलल में क्या क्या केस होता है हमने वो भी बता दिया आपको। इससे आपके सारे सवाल बन जाएंगे। अगर तब भी नहीं बनेंगे तो कमेंट करके बताओ कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत हो रहा है, हम कोशिश करेंगे आपको वो क्वेश्चंस का सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।